नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे दिल्ली में लागू हुई नई ईवी पॉलिसी की। दिल्ली में ओजोन के कहर और अल नीनो इफेक्ट के चलते केंद्र सरकार अलर्ट होना, ये तीन बड़ी खबरें जिसका असर राजनीति, व्यवस्था और आस्था तीनों से जुड़ा है। सबसे पहले बात करेंगे वायु प्रदूषण की। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की धुंध और PM 2.5 तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब गर्मियों में भी जहरीली हवा लोगों की सांसों पर हमला कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्राउंड लेवल ओजोन, जो तेज धूप और गर्मी में वाहनों, उद्योगों और कचरा जलने से निकलने वाली गैस की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए सरकार ने अब 2 मोर्चे पर एक साथ बड़ा दावा चला है। जहां पर एक तरफ सर्दियों में हर साल लागू होने वाला अब तक का सबसे सख्त विंटर एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवी पॉलिसी 2026 के जरिए राजधानी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और आगे ले जाने का रोड मैप सामने रखा गया है। और बात करेंगे फिर उस मामले की जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मॉनसून की, जहां पर देश भर में इस बार मॉनसून की रफ्तार धीमी देखने को मिली है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही मॉनसून कमजोर पड़ा है। जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही कम बारिश के बीच किसानों के लिए सरकार ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की धुंध और PM 2.5 तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब गर्मियों में भी जहरीली हवा लोगों की सांसों पर हमला कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्राउंड लेवल ओजोन, जो तेज धूप और गर्मियों में वाहनों, उद्योगों और कचरा जलाने से निकलने वाली गैसों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। सिर्फ धुआं नहीं, अब हवा भी बन रही है जहर। दिल्ली एनसीआर पर मंडरा रहा नया प्रदूषण संकट। ओजोन का बढ़ता स्तर छीन रहा है सांसों की सुरक्षा। दिन ही नहीं, अब रातों में भी जहरीली हो रही हवा। आखिर क्यों बना दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की नई रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर अब देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बन चुका है। 1 मार्च से 10 मई 2026 के बीच 71 दिनों के अध्ययन में हर दिन ओजोन का 8 घंटे का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सबसे चिंता की बात यह है कि अब ओजोन का असर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के समय भी बना रहता है। यानी दिल्ली की हवा अब हर मौसम में लोगों की सांसों के लिए खतरा बनती जा रही है। दिल्ली के पूसा IMD परिसर, नोएडा सेक्टर 125, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 5 और गाजियाबाद का वसुंधरा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में 71 में से 44 दिन ओजोन स्तर तय सीमा से ऊपर है। दिल्ली एनसीआर में 76 रातों के दौरान भी ओजोन का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक दर्ज किया गया। हमारा वाहनों द्वारा जो उत्सर्जन होता है, उसके अलावा उद्योगों से जो निकलता है, जहां भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जित होगा, और इसमें एक रोल CFCs का भी होता है, हमारे ACs वगैरह जो बड़े कूलिंग संयंत्र लगे होते हैं उद्योगों में, उससे भी हम देखते हैं कि ओजोन जो है वो बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। और ये समस्या अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, भारत के दूसरे शहरों में भी देखा गया है कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए थे। हमने देखा कि दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हॉटस्पॉट बने हुए थे। तो ये एक अदृश्य खतरा है और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि पहले से ही हमारे शरीर और जो दूसरे निवासी हैं हमारे साथ, उनके शरीर PM10, PM 2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषक झेल रहे हैं। उनके लिए ये एक अतिरिक्त खतरा है जो हमारे शरीर की जो श्वास लेने वाली प्रणाली उसे पूरी तरह ध्वस्त करता जाए।
विशेषज्ञों के मुताबिक ओजोन सीधे हवा में नहीं छोड़ी जाती, बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की सूर्य की तेज रोशनी में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। यही वजह है कि गर्मियों में इसका स्तर तेजी से बढ़ जाता है। वाहनों का धुआं, उद्योगों से उत्सर्जन, निर्माण कार्य, धूल और कचरा जलाना इसकी सबसे बड़ी वजह माने जा रहे हैं। ओजोन क्यों खतरनाक? फेफड़ों की क्षमता करता है कम, अस्थमा और COPD के मरीजों की परेशानी बढ़ाता है, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का बढ़ता है खतरा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अब पूरे साल सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, लगातार खांसी और फेफड़ों के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन जो है ना, वो एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जब वो वायुमंडल की ऊपरी लेयर में रहती है, ऊपरी सतह में रहती है, जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है, तो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन जब इस गैस का उत्सर्जन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से हमारे वायुमंडल की जो निचली सतह है उसमें हो जाता है, यानी ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक प्रदूषक बन जाती है। खतरनाक इसलिए भी कि इसे ना देखा जा सकता, ना सूंघा जा सकता, और ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि इसके जो हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमारे जो फेफड़े की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उस पर कुठाराघात होता है। लगभग 80 प्रकार की सांस लेने से संबंधी एलर्जी हैं जो हमें हो सकती हैं। खासकर छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग, उनको बहुत खतरा है इससे। COPD इससे होता है, रक्तचाप संबंधी व्याधियां भी इससे बढ़ती हैं। चिंता की बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ओजोन प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और धूल पर ध्यान देना काफी नहीं होगा। सरकार को नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उत्सर्जन पर भी सख्त नियंत्रण करना होगा, तभी ओजोन प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा। दिल्ली की हवा का संकट अब मौसम नहीं बल्कि साल भर की चुनौती बन चुका है। सर्दियों का स्मॉग हो या गर्मियों का ओजोन, दोनों ही लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि अब सिर्फ इमरजेंसी उपाय नहीं बल्कि पूरे साल प्रभावी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए सरकार ने अब 2 मोर्चों पर एक साथ बड़ा दांव चला है। एक तरफ सर्दियों में हर साल लागू होने वाला अब तक का सबसे सख्त विंटर एयर पॉल्यूशन एक्शन पहला प्लान तैयार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ EV पॉलिसी 2026 के जरिए राजधानी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाने के लिए रोड मैप भी सामने रखा गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ प्लान है सरकार का। दिल्ली में प्रदूषण पर डबल अटैक। सर्दियों में सख्ती, पूरे साल EV को बढ़ावा। बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल। 2028 से पेट्रोल दोपहिया का नया रजिस्ट्रेशन बंद। वर्क फ्रॉम होम से लेकर एंटी स्मॉग गन तक। क्या बदलेगी दिल्ली की हवा? दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन प्लान लागू किया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चलने वाले इस प्लान के तहत बिना वैध PUC के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। पुराने और बाहरी वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा और निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। अब बिना वैध PUC के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। सर्दियों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम, पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, पार्किंग महंगी और निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध जैसे कदम लागू होंगे। वहीं 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन। BS6 से नीचे बाहरी वाहनों की एंट्री बंद।
50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। पार्किंग फीस होगी दोगुनी। निर्माण कार्यों पर सख्त रोक। एंटी स्मॉग गन अनिवार्य। ड्रोन से होगी निगरानी। सरकार का कहना है कि पिछले 3 सालों में नवंबर से फरवरी के दौरान दिल्ली का AQI लगातार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रहा। इसी वजह से अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ये नियम लागू किए जाएंगे ताकि प्रदूषण आपदा स्तर तक ना पहुंचे। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय LG महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई है। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लागू। 2027 से नए ई-ऑटो ही होंगे रजिस्टर। 2028 से सिर्फ नए इलेक्ट्रिक दोपहिया का रजिस्ट्रेशन। ई स्कूटर पर 30,000 तक सब्सिडी। ई ऑटो पर 50,000 तक और ई ट्रक पर 1 लाख तक सब्सिडी का प्रावधान। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट। सरकार का दावा है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों का है। इसीलिए नई ईवी पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाने, चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने और सार्वजनिक परिवहन को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाने की योजना तैयार की गई है। 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। 3 व्हीलर के लिए 25,000, 4 अगर N1 ट्रक के लिए 50,000। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों का कहना है कि सिर्फ नई नीति बनाना काफी नहीं होगा। राजधानी में नई चार्जिंग स्टेशन खराब पड़े हैं, बैटरी रेंज सीमित है और चार्जिंग में घंटों लग जाते हैं। उनका कहना है कि जब तक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ईवी अपनाने की रफ्तार सीमित रहेगी। दिक्कत एक तो ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ होना चाहिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं। जिस भी हम चार्जर पे जाते हैं उसकी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें पैसे ऐड करो, उसके बाद उसको फिर यूज करो। जितना अमाउंट फिर उसमें रह गया वो रह गया। हम दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा वो कंपनी का चार्जर मिलता है, फिर उसकी ऐप डाउनलोड करो। एक तो फोन में डाटा पूरा भर जाता है जो, और हर ऐप में अलग अलग अमाउंट ऐड करना पड़ता है। तो एक कंबाइंड जैसे UPI है हमारी, उस टाइप से ऐप हो जिसमें किसी भी उस पे जाएं चार्जिंग स्टेशन पे, उसको स्कैन करें और पेमेंट हो जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा वो है दिक्कत वाला कि भाई हर कंपनी का अलग अलग ऐप डाउनलोड करो उसके। और एक जो कॉमर्शियल चार्जर हैं, जब हम बाहर कहीं भी चार्ज करते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है, पेट्रोल डीजल के बराबर पड़ता है। अब जैसे जियो के 23 रुपए से 25 रुपए पर यूनिट है और प्लस उस पर GST लग जाता है, तो वो 30 रुपए यूनिट पड़ जाता है। अब 30 रुपए में आप EV चलाओगे तो वो 30 रुपए में कितनी चल पाती है एक यूनिट, जो डीजल की बराबरी पड़ जाती है। 4 रुपए 5 रुपए पर किलोमीटर आ जाता है। तो या तो आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रीजनेबल हो जाता है। अब तो 1 जुलाई से जो है वो EV गाड़ी ही आएगी, उसका ही रजिस्टर्ड होगा। क्या समस्या होता है, क्या फायदा होता है इससे? देखिए, दिल्ली में तो चार्जिंग पॉइंट बहुत सारा है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो डैमेज पड़ा होता है, उसका कोई रिकवरी नहीं होता है, उसका कोई वो सर्विसिंग नहीं होता है। वहाँ पे हम जाते हैं लोकेशन से, तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट खराब होता है, वहाँ पे जाते हैं हमें प्रॉब्लम होता है।
हम इस हिसाब से आते हैं कि हमारा चार्जिंग इतना है, यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट खराब है, तो वहाँ पर सर्विसिंग करने की जरूरत है चार्जिंग पॉइंट को। दिल्ली सरकार की रणनीति साफ है। एक तरफ सर्दियों में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर सख्ती और दूसरी तरफ आने वाले वर्षों में पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सख्त नियम और ईवी पॉलिसी मिलकर दिल्ली की हवा को सचमुच साफ कर पाएंगे या फिर ये योजनाएं भी कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। सालों से देखा है इन्हें आपने, इनकी पाठशाला के तो आप भी विद्यार्थी हैं। ट्रम्प को कल ही समझ में आ गया था कि भारत झुकेगा नहीं। इनकी 100 बात की एक बात तो आप भी सुनते हैं। पुलिस की कहानी ही बता रही है कि पुलिस को परवाह ही नहीं है। ये आपके मुद्दों की खातिर सबसे आर पार लड़ते हैं। कार्रवाई करिए महाराज, कार्रवाई करिए आप लोग। ये जंग के मैदान की और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जब यही नंबर 71 साल की उम्र में 120 किलो की लेग प्रेस और 105 किलो की डेडलिफ्ट उठाने लगे तो कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं रहती, बल्कि वो इतिहास बन जाती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरियाणा की रोशनी देवी से, जिन्होंने दुनिया वेटलिफ्टर मम्मी के नाम से जानती है। घुटनों के गंभीर यहाँ पर अर्थराइटिस और डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद भी उन्होंने जो कर दिखाया है, उन्होंने न सिर्फ फिटनेस की परिभाषा बदल देता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि अगर हौसला मजबूत हो तो शरीर की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं वेट लिफ्टर मम्मी की प्रेरणादायी कहानी, जो हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो उम्र या हालात को अपनी कमजोरी समझ बैठा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इकहत्तर साल की वेट लिफ्टर दादी, उम्र बनी सिर्फ एक नंबर। घुटनों का दर्द, डॉक्टरों की चेतावनी, फिर भी नहीं हार मानी। 105 किलो डेडलिफ्ट और अटूट हौसला। बेटे ने दिया साथ, बना दिया मिसाल। एक समय था जब 71 साल की रोशनी देवी सांगवान का चलना भी मुश्किल था, और आज वही रोशनी देवी जिम में भारी भरकम वजन उठा रही हैं। इस पूरी जर्नी में उनके साथ खड़ा रहा उनका परिवार, खासकर उनका बेटा, जिसने उनकी इस नई जिंदगी को एक नई दिशा दी, जिन्हें आज दुनिया वेट लिफ्टर दादी के नाम से जानती है। पीछे की कहानी मेरी ये है कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। तो बेटा आने की पूछता था कि मम्मी क्या हो गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेटा सोचता है कि कुछ नहीं होगा जब भी, तो मम्मी बोल रही है। फिर एक दिन बाथरूम तो तिछड़ी और मेरे ऐसा तिछड़ा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी। अच्छा। तो शाम को आए तो वो बोले क्या हो गया? मैं कहा रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, बाथरूम से तिछड़ के गिर गई। अच्छा। फिर बोले चलो डॉक्टर को लेके जाते हैं। तो डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने वही अक्सरा कराया, तो अक्सर में कुछ नहीं आया। अच्छा। तो वो भैया MRI करवाओ।
तो ये डॉक्टर ने बोला कि क्यों, कि एक बार करवाओ तो सही। तो MRI करवाई तो बोला कि आपकी मम्मी का तो घुटनों में गठियावा हो गया, और भाई दूसरे पर जो बेड टेक करी तो दूसरे में उनकी संभावना है कि दूसरे में भी हो सकता है। इतनी बड़ी परेशानी आ पड़ी थी। हाँ, उन्हें डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अब बिना सहारे चलना मुश्किल होगा, लेकिन रोशनी देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और 71 साल की रोशनी देवी वेट लिफ्टर दादी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो हेल्थ में बहुत सुधार आया। अच्छा। क्योंकि मैं ज्यादा इतना थकती नहीं है भाई, 3-4 घंटा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, पूरा घर का काम भी करके आते हैं, फिर जाके भी करते हैं। तो 2 बार बेटो घर में काम तो देखो हो ही जाता है, रोटी नहीं बनानी और तो काम सारा ही हो जाता है। तो अब मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि शुरू में आए तो ऐसे देखते थे तो मेरे को शर्म आती थी। अच्छा। कि भाई ये झाड़ू पोछा आई से के देखने के लिए आई से क्या है? अब शुरू में आए तो फिर थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आई कि भाई देखो घबराहट। अब फिर कई बोलते हैं कि भाई ये तो सूट में करती है, लोअर टी-शर्ट हम भेजते हैं, हमको जो मुझे पहनना होता है तो हम ले आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई है? लेकिन मेरे को सूट में ही अच्छा लगता है मुझको। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा सहारा बने उनके बेटे, जो अपनी मां के लिए किसी श्रवण कुमार से कम नहीं है। मैं खुद इसका सर्टिफिकेशन किया हुआ है 2019 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो तब मैंने करा था, मेरे को पता नहीं था कि कभी मेरी मम्मी के लिए काम आएगा। तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फायदा पता था, क्योंकि फॉरेनर्स जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पर अपने इंडिया में कल्चर नहीं है। तो जब ये हुआ तो 3-4 महीने जब फिजियोथेरेपी मम्मी को आराम तो पड़ने लगा, पर मुझे ये पता था कि ये सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। ये तो एक पेन किलर की तरह है, आपने जब तक लिया तब तक ठीक है दवाइयों के भरोसे, तो उसके बाद परमानेंट का सॉल्यूशन तो ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब प्रॉब्लम ये है, जब मैंने इनको कहा जिम चलना है तो ये तो शौक और सरप्राइज की जिम चलना है, तो इन्हें लगा कि मजाक कर रहा है। तो मुझे कई महीने लग गए इनको कन्विंस करने में। आज रोशनी देवी 105 किलो का ट्रैप बार डेडलिफ्ट करती हैं, 120 किलो तक लेग प्रेस और 60 किलो तक स्क्वैट्स लगाती हैं। हर दिन 2 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग करती हैं और उनकी सबसे खास पहचान है सलवार सूट पहनकर जिम में वर्कआउट करना। पीना देखो, पहले तो मैं जैसे भाई चटनी बना ली, हमारा हरियाणा में ज्यादा भाई दूध घी तो था ही, भाई चटनी बना ली, घी डाल लिया, खा ली रोटी है, तो यही था। अभी मैं अपना खाना पीना पर फोकस रखती हूँ। अच्छा, क्या क्या कुछ चेंज किया हो या कुछ नई चीज ऐड की हो जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं था? नहीं, वो जैसे बेटा बताता है, जैसे प्रोटीन लेना। अच्छा, और आंटी प्रोटीन भी लेती है? आंटी क्रेटिन भी लेती है? प्रोटीन दोनों चीज लेती हूँ। और भाई 10 बादाम 10 किस्में से ओट डाल के, चिया सीड कई चीज डाल के उसका जूस बना के पीती हूँ जिम से जाती हूँ। उसके बाद फिर दाल चावल, थोड़ा दाल चावल, दही, सलाद ये खाती हूँ। अच्छा आंटी, आपने कभी सपने में भी सोचा था कि आप ऐसे एक्सरसाइज करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। वे युवाओं को संदेश देती है कि उम्र कोई बाधा नहीं है, बस हौसला जरूरी है। उनके बेटे का भी कहना है कि हर किसी को अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। हाँ। सबका शरीर कमजोर हो गया, सच्चाई है। उसको हम जितना रोक सकते हैं ना, जितना स्लो कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज ही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है। आप आज नहीं कर रहे, आप फिट हैं, पर 10 साल बाद क्या फिट रहेंगे, 20 साल बाद? देखिए भगवान कब मारेगा किसी का नहीं पता, पर आप शरीर कमजोर होता जाएगा। उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मजबूरी है कि आपको करनी ही पड़ेगी। और फीमेल के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी उन तो मसल्स होता है, फीमेल में इतनी मसल्स भी नहीं होती है, उनको तो बहुत भगवान ने हार्मोनल चेंजेस करे, तो उनके लिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए अपने लिए तो और टाइम काट नहीं सकती। हाँ। अपने लिए देखो काम तो सारी उम्र रहेगा। हाँ। हम जीवांगे इतना काम रहेगा। आप बोल देते हैं कि भाई बेटा ब्याह दिया तो भाई घर की जिम्मेवारी छूट जाएगी, ये तो भूल जाओ आप, जिम्मेवारी नहीं छूटेगी, मर्द तक नहीं छूटेगी। भाई 5 से तो नाती पोता हो जाते हैं, फिर उनको और जिम्मेदारी, वो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। उनको देखो तो घना नहीं तो भाई धीरे धीरे, जैसे आधा घंटा काट लिया, फिर और 10 मिनट ज्यादा काट लिया, फिर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो अपने लिए काटोगे ना, तो आप सेहतमंद रहोगे। फिटनेस वाली दादी की कहानी और श्रवण कुमार उनका बेटा, किस तरीके से उन्होंने साथ दिया, अपनी मां को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया और 71 इयर्स
कहते हैं ना कि उम्र जो होती है वो कुछ नहीं होती है, जज्बा फौलादी हो तो आपको कोई भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप कर्म करेंगे तो फल आपको खुद ही मिल जाएगा। और आशा कर रहे हैं कि ये कहानी जो है वो सारे दिलों को छुएगी और कुछ ना कुछ जरूर आप इस कहानी से सीखेंगे। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।